ये मूवी 2008 में आई मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 है। उस मूवी के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे शॉन को बुक मिली थी और उस बुक का नाम था द मिस्टीरियस आइलैंड। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शॉन कुछ रूल तोड़कर पुलिस से भाग रहा था और पुलिस उसके पीछे पीछे थी। अब शॉन एक स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और पुलिस वाले उसे वहीं पे पकड़ लेते हैं। अब शॉन के स्टेप फादर हैंग आते हैं। हैंग जो कि एक्स आर्मी मैन था, आर्मी से रिटायर्ड था। शॉन और हैंग की बिल्कुल भी नहीं बनती। शॉन को अभी भी अपने असल फादर मैक्स की याद आती थी और वो हैंग को उसकी बराबरी नहीं दे सकता था। अगले दिन शॉन के कमरे में हैंग जाता है तो वो उसके हाथ में लेटर देखता है जो कोडेड लैंग्वेज में लिखा था। शॉन उसे समझने की कोशिश करता है लेकिन नहीं समझता। तब हैंग उसे कहता है कि मैं जब आर्मी में था तो हम ऐसे ही कोडिंग के जरिए मैसेज किया करते थे और मैं इसे ब्रेक करके समझ सकता हूँ, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर में क्यों गए थे। शॉन कहता है कि रेडियो पर मुझे एक मैसेज मिला था लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से मैं उस मैसेज को अच्छे से सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर गया था और फिर मैंने उस मैसेज को इस पेपर पर लिखा। हैंग शॉन के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता है और इसीलिए इस मैसेज को समझने में मदद करता है। अब हैंग जब उस मैसेज को डिकोड करता है तो उसे 3 मुख्तलिफ किताबों के नाम दिखते हैं। जब वो तीनों किताबों को उठाता है तो उन तीनों में अलग अलग नक्शे होते हैं। जब वो तीनों नक्शों को आपस में मिलाता है तो उससे एक रियल आइलैंड का नक्शा बनता है। अब शॉन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा, लेकिन हैंग उसे मना करता है और कहता है कि पता नहीं किस सरफिरे ने तुम्हें मैसेज भेजा। तब शॉन कहता है कि वो सरफिरा मेरा दादा है जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गए थे और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे दादाजी ने मुझे सिग्नल भेजे हैं और अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। हालांकि हैंग उसकी बात पे यकीन नहीं करता लेकिन उससे अपने रिलेशन अच्छे रखने के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों पलाव पहुंच जाते हैं। अब इनके बताए हुए लोकेशन पर कोई भी बोट ले जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। तब वहाँ पर कटाबू नाम का एक आदमी $3000 के बदले इन्हें इनके बताए हुए जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम केलनी होता है। शॉन उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है और अब ये चारों एक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। जब ये लोग उस जगह के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। तब शॉन कहता है कि हमें उस आइलैंड पर पहुँचने के लिए तूफान के बीच में से जाना होगा, ऐसा ही किताब में लिखा है। तब हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल से निकल जाता है और वो क्रैश हो जाता है। जब इनकी आंख खुलती है तो ये सब समंदर के किनारे पर होते हैं। तब इन्हें चट्टानों के बीच में एक रास्ता नजर आता है। जब ये लोग उस रास्ते से दूसरी तरफ निकलते हैं तो इनकी आंखें कुली की कुली रह जाती है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस आइलैंड था। यहाँ पर सच में सब कुछ बहुत अजीब होता है। यहाँ पर छोटे जानवर बड़े होते हैं और बड़े जानवर छोटे होते हैं। अब शॉन को दूर पहाड़ी पर धुआं नजर आता है और वो कहता है कि ये मेरे दादाजी हैं। तब ये सारे उस तरफ चलते हैं और इन्हें कुछ अजीब पत्थर नजर आते हैं। तब हैंग इन्हें बताता है कि ये पत्थर नहीं है, ये अंडे हैं। अब एक बहुत बड़ी छिपकली इन सब पर हमला करती है जो कि ये सारे अंडे उसी के थे। अब इससे पहले कि छिपकली इन पर हमला करती कोई इसे मारकर बेहोश कर देता है और अगले पल शॉन के दादा अलेक्जेंडर आते हैं। वो बताते हैं कि उसने यहाँ रहना सीख लिया है। उसके बाद वो सबको अपने ट्री हाउस में ले जाता है जहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मौजूद होता है। यहाँ वो रेडियो भी होता है जिससे वो शॉन को मैसेज भेजता था। अब शॉन के दादा कहते हैं कि कल मैं तुम लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जाऊंगा और अगली सुबह ये सब जा रहे थे। कुछ देर बाद इन्हें एक खूबसूरत सा शहर नजर आता है जो कि खोया हुआ शहर है जिसका नाम एटलांटिस है। हैंग कहता है कि ये तो कई सौ साल पहले पानी में डूब चुका था। शॉन के दादाजी कहते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तब ये पानी में डूबा था, लेकिन ये 70 साल पानी में डूबा रहता है और 70 साल पानी से बाहर आता है। अब हैंग पानी को टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो कारा पानी है, यानी समंदर का पानी, और समंदर का पानी इतना अंदर नहीं आ सकता, ये जमीन के अंदर से आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि जल्द ये शहर डूबने वाला है। हालांकि शॉन के दादा इस पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं कि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये आयरलैंड 14 साल में डूबेगा, लेकिन हैंग कहता है कि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये 2 से 3 दिन में डूबेगा। अब जिस किताब में इस आयरलैंड का जिक्र था उस किताब में एक बहुत बड़े सबमरीन का भी जिक्र था जो कैप्टन नीमो का था, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि सबमरीन कहाँ पर है। अब शॉन के दादा उन्हें कैप्टन नीमो के उस पुराने घर में ले जाते हैं जिसे कैप्टन नीमो और उसके दोस्तों ने बनाया था। यहाँ पर कैप्टन नीमो की लिखी हुई एक डायरी भी है जिसे केलेनी उठा कर ले आती है। अब इन्हें डायरी में लिखा मिलता है कि सबमरीन आयरलैंड की दूसरी तरफ है। अब ये सब लोग शॉर्टकट रास्ते से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें अजीब अजीब चीजें मिलती है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चूंटियां होती है। इनका रास्ता बहुत खतरनाक होता है लेकिन इन्हें जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुँचना पड़ेगा। रास्ते में इन्हें पहाड़ पर एक ऐसा लावा नजर आता है जो सोना उगल रहा होता है। शॉन उस तरफ जाना चाहता है लेकिन हैंग उसे उधर जाने के लिए मना कर देता है। केलेनी भी उसे समझाती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा
होगा। अब सब आगे जा रहे होते हैं कि इनका रास्ता खत्म हो जाता है और आगे पहाड़ आ जाता है। इन्हें पहाड़ को क्रॉस करना होगा। तब शॉन के दादा एक बहुत बड़ी मक्खी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस पर पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि हैंग ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए सब मक्खी पर बैठकर पहाड़ को क्रॉस कर रहे होते हैं कि रास्ते में उन पर एक परिंदा हमला कर देता है। अब हैंग अपने दिमाग को यूज करता है और बड़ी चालाकी से उन दोनों को आपस में टकरा देता है। तभी शॉन को दिखाया जाता है जिसके पीछे कैलिनी बैठी थी और वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। शॉन नीचे आकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद गिर जाता है और ऐसे शॉन के पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। हैंग शॉन की बहुत मदद करता है। अब शॉन और हैंग के बीच में रिश्ता पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। अब दूसरी तरफ गुबेटो और कैलिनी को दिखाया जाता है। गुबेटो को पता चल गया है कि उसकी बेटी शॉन को और शॉन उसकी बेटी को चाहता है। तब कैलिनी कहती है कि शॉन एक बड़े घर का लड़का है और वो यूएस वापस चला जाएगा और हमारी दुनिया बहुत छोटी है। तो अब रात को जब सब सो जाते हैं तो गुबेटो उस लावे की तरफ जाता है जहाँ पर सोना उगल रहा था और वो सोना लाकर अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। सुबह जब सब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुबेटो वहाँ मौजूद नहीं है और साथ ही यहाँ बहुत ज्यादा पानी भर गया है। इन्हें समझ आ जाता है कि कुछ घंटों बाद ये पूरा आइलैंड समंदर में डूब जाएगा, यानी इन सबको अब जल्द से जल्द उस सबमरीन तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कैलिनी अपने फादर को नहीं छोड़ना चाहती और उसे लेने जाती है। शॉन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसका पाँव जख्मी है और पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। शॉन के दादाजी कहते हैं कि मैं उसके साथ जाऊंगा और तुम दोनों सबमरीन के लिए चले जाओ। तब कैलिनी अपने फादर तक पहुंच जाती है, जो कि एक सोने का बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करता है। कैलिनी अपने फादर से कहती है कि मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके फादर भी समझ जाते हैं और अब ये तीनों भी सबमरीन की तरफ जा रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ शॉन और हैंक को दिखाते हैं और ये लोग देखते हैं कि जहाँ पर सबमरीन को होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है और वो पानी में डूब चुका है। ये दोनों समंदर के अंदर जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ी ईल मछली इनका पीछा करती है, जिसमें 1000 वोट का झटका होता है, इन पर हमला करती है। ये दोनों किसी तरीके से बच जाते हैं और इससे पहले कि वो दोबारा हमला करे ये दोनों सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। अब ये लोग सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबमरीन का इंजन स्टार्ट नहीं होता। अब हैंक नीचे से इंजन को चेक करता है और वापस आकर शॉन को कहता है कि इंजन को एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक झटके की जरूरत है। इनके पास इलेक्ट्रिक झटके के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है ईल मछली। अब ये इंजन के तार को एक लोहे के बहुत बड़े रॉड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हैंक बाहर आता है। जब वो मछली उस पर हमला करने के लिए आती है तो वो तेजी से रॉड को उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे इंजन को बहुत बड़ा झटका मिलता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब हैंक वापस सबमरीन में आ जाता है। अब दूसरी तरफ शॉन के दादा कैलिनी और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो चट्टान के एक छोटे से हिस्से पर फंसे होते हैं और इनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। जब ये चट्टान भी डूबने वाला था तो ये सारे पानी में छलांग लगा लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी सामने से उन्हें सबमरीन नजर आती है। अब हैंक और शॉन इन तीनों को सबमरीन के अंदर ले लेते हैं। अब भी इनकी परेशानी खत्म नहीं होती और चट्टान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इनकी तरफ आ रहा होता है। तब हैंक सबमरीन में एक मिसाइल लॉन्च करता है और ये मिसाइल से उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब ये लोग मुश्किल से निकल चुके हैं और सब बहुत खुश होते हैं। शॉन भी कैलिनी को गले से लगा लेती है। अब 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि अब कैलिनी का फादर उस आयरलैंड का वन एंड ओनली टूरिस्ट गाइड बन चुका है और उसके पास अपनी सबमरीन भी आ जाती है। अब उससे मिलने वाले पैसों से कैलिनी भी शॉन के शहर पहुंचती है और ये सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। अब शॉन का बर्थडे होता है और कैलिनी तो उसके साथ थी ही थी, लेकिन उसके दादाजी भी आ जाते हैं। शॉन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।